आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण अभी मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। कल यानी कि 29 तारीख से आप लोग के जो भी प्रश्न है आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां तक जो कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने मेंशन किया है उनके ऊपर भी आज और कल में वीडियो बनाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण देखेंगे और एक प्रश्न था जो मैं जाते जाते बहुत जल्दी में एक वीडियो को बना के गया था फादर की हेल्थ को लेके। वहां पे उनका कहना था कि जो दशा है वो चंद्रमा की है और उसके बाद उसमें बुध की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो देखिए, ये जो कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 8वें घर के स्वामी भी हैं। ऐसे कंडीशन में जो विष्णुत्तरी दशाएं हैं उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस भी भेजे थे कि चंद्रमा यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो तो ये दशा लगती है। उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, अगर चंद्रमा वहां हो तो भी, वहां के स्वामी हो तो भी, क्योंकि अलग अलग तरह की दशाएं हैं। राहु शुप्त दशा, गुरु शुप्त दशा, जो आप उस समय रिएक्शन दे रहे हो परिस्थितियों के लिए, जिस चीज का आप रिएक्शन दे रहे हो उस रिएक्शन वाली दशा को हमेशा उठाना होता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि आपको तात्कालिक परिस्थिति में फादर से जुड़कर कहीं ना कहीं अपनी एक्शन रिएक्शंस दिखाने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब था कि वह दशा बहुत ज्यादा क्लियर वे में रिजल्ट कर सकती है। जो विष्णोत्तरी महादशा होती है जिसे आप जन्म के चंद्रमा यानी जिस नक्षत्र में होते हैं उस जन्म के नक्षत्र से देखते हो, उस वाली दशा से हमें यह समझ आ रहा होता है कि इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा होगा, यानी कि आपके सामने क्या ऑप्शंस आ रहे होंगे। जबकि जिन दशाओं की बात की जाती है मून की स्पेसिफिक पोजीशन से या उसकी लॉर्डशिप से, वो ये बताता है कि उन परिस्थितियों से इंसान की बुद्धि, उसका मन, मस्तिष्क किस तरह से चीजों को बाहर निकाल रहा होगा। अगर मान लीजिए इस कुंडली में हम इस परिस्थिति को देखें कि ये दशा क्या कहती है। इनके ऊपर चंद्रमा की दशा है 2015 से 2025 तक। इस दशा में आप देखोगे तो चंद्रमा जो है वो स्वामित्व रखते हैं अष्टम भाव का। ठीक है, दशा सिस्टम के हिसाब से देखें तो चंद्रमा की इनकी जो दशा है ये तीसरी ही दशा है। तीसरी दशा यानी कि एक होती है जन्म तारा, फिर आता है संपत तारा, फिर आता है विपत तारा। तीनों ही परिस्थितियों के हिसाब से मैंने जब पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी तीसरी दशा चल रही है। सीक्वेंस काउंट को देखिए, तीसरी दशा चल रही है। तीसरी दशा चल रही है तो अष्टम भाव की स्वामी होकर चंद्रमा का तीसरे दशा में आना, ऐसे में कोई बहुत ज्यादा खोज के काम आप कर सकते हो, रिसर्च वाले काम अच्छे से कर सकते हो। अन्यथा आप ऐसा महसूस करोगे कि जिंदगी में हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए एक नॉर्मल नेचुरल संघर्ष नजर आ रहा है। आठवां घर जो है वो डिलेस को भी दर्शाता है, वो जिंदगी में अकस्मात आने वाले बदलाव को भी दर्शाता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2015 से लेकर 2025 तक का जो समय है वो अचानक से परिस्थितियां बना के देगा और उन परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये परिस्थितियां हैं। आप कैसे एक्ट और रिएक्ट कर रहे हो, ये जो चीज होती है ये हमें पकड़नी होती है। तो जब मैं इसको आधान तारा पे लेके जा रहा था तो वहां पे हम इस चीज को ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख रहे थे कि शुक्र है और शुक्र जो है वो सूर्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहु और शनि के साथ बैठ के घिरे हुए हैं, जिसके कारण से आपको अपनी जिंदगी में इस समय यह परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप जो दशा का सिस्टम देख रहे हो वो आप चंद्रमा वाले को देख रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आप दे रहे हो वो रिएक्शन आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ दशा से दे रहे हो। मैंने बहुत पहले भी कहा था आप लोगों से कि दशा एक बहुत ही डीप टॉपिक है, वो बहुत ही रिसर्च का टॉपिक है, क्योंकि 144 अलग अलग तरह की दशाएं हो सकती है। किस सिस्टम पे कौन सी दशा कैसे काम कर रही है इसे पकड़े बिना उसका
एनालिसिस करना इस बात का है कि आप कहीं पे खड़े हो, आपके सामने, आप बस स्टैंड में खड़े हो, बस स्टैंड में आपके सामने बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स की बसें खड़ी हैं, आपका दिमाग, आपकी जेब क्या परिस्थिति बता रही है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। तो दशाओं में यही है, दशाओं का सिस्टम आपको सामने से आने वाली परिस्थिति बताता है, लेकिन उसके अंदर से जो दशा चुन के देनी पड़ती है वो पता लग करती है कि इंसान उसमें किस तरह से अपने रिएक्शन को देगा। तो ये तो हुआ पहला डाउट क्लियर है करके एक सवाल पूछा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर अगर हम जाएं तो कहाँ पे चुनौतियां नजर आती हैं। पहली बात उनका था कि उनके 10वें भाव, सॉरी 10वां नहीं, उनके 7वें भाव में 4 ग्रहों की युति है, इसको कैसे समझा जाए। देखिए यहाँ पे एक चंद्रमा बैठे हैं, ठीक 24 डिग्री। दूसरा यहाँ पे बैठे हैं आपके शनि को ले लेते हैं, शनि है 19 डिग्री, ठीक है। ये श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, तो चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक। इसके बाद शुक्र को देख लीजिए, शुक्र आपके श्रवण नक्षत्र में ही बैठे हैं, यानी कि इसका संबंध शुक्र का जो है ये शनि से थोड़ा सा ज्यादा संबंध हो गया। और मंगल को देख लीजिए, मंगल जो है 16 डिग्री, वो भी कहीं ना कहीं श्रवण नक्षत्र में ही बैठे हैं। तो जब 4 ग्रहों की युति को हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो फ्री होकर मंगल के नक्षत्र में बैठे, ठीक है। जबकि 3 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, 19 डिग्री पे है शनि, 21 डिग्री पर है शुक्र, और मंगल है 16 डिग्री, यानी कि सबसे कम डिग्री पे कौन है, मंगल। इसके बाद जस्ट आगे है शनि, उसके आगे है शुक्र, और इनके फिर आगे जाके कहीं चंद्रमा बैठे। तो इस सीक्वेंस को समझ लीजिए। मंगल जो है वो सबसे पीछे है, इसका मतलब वो परिस्थितियों को बनाने का कार्य कर जाएगा, ठीक है। मंगल पंचम का स्वामी भी है और दशम का स्वामी भी है। प्रेम के लिए सप्तम भाव नहीं होता, प्रेम के लिए पंचम भाव होता है। पंचम भाव का स्वामी है मंगल, अपने उच्च राशि में बैठा है, ठीक है। और इसके जस्ट आगे ही शनि बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं नेचुरल वे में खुशी खुशी आप लोगों के साथ साझेदारी कर सकते हो। 7th हाउस में जाके जो है ना ग्रह वो राशि में उच्च हुआ है, इसका मतलब है कि वो राशि में वो प्रसन्न हुआ है, तो साझेदारी आप आसानी से बना लोगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही मंगल साझेदारी करके आगे बढ़ेगा तो उसे मिलना है शनि से। अब शनि की परिस्थिति समझिए, शनि यहाँ पे सप्तम का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है, ठीक। शनि दुख का कारक ग्रह तो है, लेकिन इस कुंडली के हिसाब से समझ के देखिए, सप्तम का स्वामी होने के कारण एक केंद्र का स्वामी है, हम कहेंगे ठीक ठाक है। दूसरा घर जो है, जो कि मूल त्रिकोण में दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अष्टम में आया है। ऐसे में कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देंगे शनि यहाँ पर, जो कि जिंदगी को बार बार नेचुरल वे में बदलने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। ये हम सिर्फ युतियों को पकड़ के चल रहे हैं। इसके बाद इन दोनों का प्रभाव, यानी कि पहला प्रेम और कर्म, दूसरा आपका सप्तम भाव, यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता, ठीक। 7th हाउस साझेदारी, साझेदारी के बाद वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता होगा। अष्टम जो है वो साझेदारी का सुख है। ये दोनों को थोड़ा बहुत लेके आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो फिर कौन मिलता है, फिर मिलता है शुक्र। अब देखिए शुक्र जो है वो इस कुंडली में कहां कहां के स्वामी, शुक्र को यहाँ पे 4थे घर का और 11th हाउस का सपोर्ट हासिल है, ठीक है। जब आप 4थे घर का सपोर्ट देखोगे शुक्र को, वहां से हम अच्छा है, यानी कि शुरुआत में तो आपको काफी खुशी महसूस होगी, लेकिन अब जैसे ही वो 11th हाउस में आ जाएगा, ठीक है, 11th हाउस का जो कंडीशन है उसको समझिए। 11th हाउस एक खतरनाक हाउसेस में से काउंट हो जाया करता है। कारण क्या है, कारण यह है कि कर्म को करने के बाद लाभ हासिल होता है, यानी कि एंडिंग ऑफ अ कर्मा। आप कोई काम कर देते हो, उसके बाद या तो आप शुरुआत में थोड़ा सा एडवांस लेते हो, लेकिन फाइनल कंप्लीशन के बाद ही उसकी पूरी पेमेंट होती है। इसीलिए किसी भी कुंडली में 11th हाउस जो है ना वो कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद के रिजल्ट को दिखाता है। ऐसे स्थिति में कई बार आप इन चीजों को पढ़ते हो कि बाधक हो जाना, तो वो परिस्थिति यहाँ पे बनती है। तो वहां पे वो जो शुक्र है वो बीच में बाधक हो जाते हैं, और उसके आगे फिर चंद्रमा ही है। चंद्रमा फिर अपने आप में इमोशनल है, इस कारण से आपके साथ ये चीजें कई बार बनती हैं। नेचुरल वे में मंगल प्रेम की स्थिति बनाता है, शनि
थोड़े लंबे समय तक साझेदारी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं शुक्र, फिर कहीं ना कहीं कोई विलासिता, कहीं ना कहीं कोई चीज वहां पे मतभेद करने का प्रयास करती है। अभी हम इसको नॉर्मल वे में सिर्फ युति से देख रहे थे। अब पहले पूरी कुंडली का एनालिसिस देखते हैं और फिर हम नवमांश के अंदर की परिस्थितियों को भी देखेंगे। तो देखिए, लगन जो है आपका वो है 2 डिग्री का, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो सोचने का ढंग है आपका वो गुरु के पास है। गुरु के पास सोचने का ढंग है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक नॉलेज के साथ, कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छी, उसके साथ आप सोचने का माजदा रखते हो। फैमिली को साथ लेके चलना और धन बनाना, सेकंड हाउस के साथ क्योंकि कनेक्शन है। सेकंड हाउस का लॉर्ड होके सूर्य फिर गुरु के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, आपस में परस्पर दृष्टि है। ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जा सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के साथ देखा जा सकता है। लेकिन सूर्य जैसे ग्रह का, जो कि क्या दर्शाते हैं, एक इंटेंस गर्मी को दर्शाते हैं, उनका इस कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठना थोड़ा सा चुनौतियां दे देगा। कारण शनि की राशि में बैठे हैं, ठीक है, जो कि उनकी परम शत्रु की राशि है। तात्कालिक रूप से मित्रता है इसलिए हो गए न्यूट्रल, लेकिन सूर्य जैसा ग्रह जिस भाव में बैठे उस भाव में जलाने का प्रयास करता है। मैंने आपसे कहा कि सप्तम अगर साझेदारी है, सप्तम अगर विवाह है, तो अष्टम विवाह का सुख है और साझेदारी का सुख है। तो कई बार ईगो क्लैशेस का खतरा बनेगा, जो कि चुनौतियां देगा। दूसरी बात, राहु और सूर्य दोनों के बीच में आपका सप्तम भाव है। इस फॉर्मेशन को पाप खतरी के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि जब तक साझेदारी नहीं हो रही तब तक तो ठीक है, जब साझेदारी होके थोड़ा सा चलने भी शुरू हो तो राहु का मतलब है अनसर्टेन थॉट्स, ठीक है, और वो एंड कहां पर हो रहे हैं, सूर्य पे, ईगो के ऊपर। तो जब आप किसी भी रिलेशन, किसी भी फ्रेंडशिप, किसी भी लव मैटर में या मैरिज मैटर में जाते हो, तो एक अनसर्टेन से थॉट्स चीजों को डिस्टर्ब करते हुए कहीं ना कहीं ईगो के ऊपर जाके क्लैश आउट कर दिया करते हैं। जुपिटर के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। जुपिटर क्योंकि आपके सोचने का ढंग है, हमारे लिए लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड है, तो वो आपको जिंदगी में एक तो छठा भाव संघर्ष लेके चल रहा है और दूसरा आपकी किस्मत को लेके चल रहा है। संघर्ष, छठे भाव के अंदर ही राहु की मौजूदगी है, राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर भी है और वो उस भाव पे भी है, इसीलिए कई बार प्रोफेशनल हाइक्स वाली कंडीशन तो दे सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन से हट के राहु ज्यादातर मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है वो यहाँ पे पूरी तरह से पीड़ित माना जाएगा। पीड़ित कैसे, देख लीजिए, राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर, जीव कारक है गुरु, देन मंगल की अष्टम दृष्टि गुरु के ऊपर, इसके बाद आपके सूर्य की दृष्टि भी गुरु के ऊपर। ये तीनों ही ग्रह नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह हैं। इस कारण से आप ज्यादातर जब रिलेशंस या कहीं पे भी किन्हीं के साथ भी, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, किसी के साथ भी आप जब साझेदारी करते हो तो ये चुनौतियां आपको वहां देखने को मिलती हैं। शनि का आपके सप्तम में बैठ जाना, और इस कंडीशन में जब आपकी उम्र 28 से 30 साल हो, तो ऐसे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं साझेदारी में, मैरिज में, पार्टनरशिप्स के अंदर। ठीक है, तो पंचम भाव की स्थिति सबसे पहले हमने समझ ली, जो कि प्रेम को देने वाला भाव था। लव मैरिज के चांसेस आपके कुंडली में बनते हैं, क्योंकि पंचम और सप्तम का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। हमने देखा पहले मंगल, उसके बाद शनि बैठा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस कुंडली के हिसाब से देख के कहा जा सकता है कि चंद्रमा जो है ना वो गुरु से षडाष्टक है, इस कारण से भी मन में कोई ना कोई चीज दुख देती रहेगी। ये फॉर्मेशन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है, अगर उसकी दृष्टि या उसका केंद्र में चंद्रमा से हो संबंध तो मन को बहुत ज्यादा खुश रखता है। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है, डिग्री वाइज देख रहे हैं तो जस्ट उसके पीछे शुक्र है, ठीक है, और राशि के हिसाब से देखेंगे तो शनि है, नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो मंगल है। मंगल मतलब उत्तेजना, शनि मतलब कार्यों में धीमापन, बाधाएं, ठीक है। इन दो चीजों को हमेशा अपने मन के साथ बना के, समन्वय में बना के यहां से निकलना पड़ेगा। आप चाहोगे ये चीजें जल्दी हो, वो कई बार लेट होके आपको फ्रस्ट्रेट करती रहेंगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह कि गुरु जो है वो इस कुंडली में वक्री है। गुरु से दसम भाव को देखिए,
गुरु से दसम भाव देखेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 4 घर आगे देख लीजिए वक्री ग्रह तो 11th हाउस का मतलब है कि कभी कभी आपको गेम्स में भी, और 11th हाउस होता है आपके दोस्तों का भी, फ्रेंडशिप का भी, इसीलिए कभी कभी फ्रेंड्स के साथ भी चुनौतियां महसूस हो सकती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें आपके नवमांश में, तो आपका जो नवमांश है वो वर्गोत्तम है। अब कहने के लिए लोग वर्गोत्तम नवमांश को बहुत अच्छा मानते हैं, पर मुझे इतना नहीं लगता कि वर्गोत्तम नवमांश बहुत अच्छा मान सके। कारण क्या है कि लगन वही है, सोचने के अगर ढंग वाली राशियां कहीं ना कहीं एक जैसी आ गई और उसके बाद परिस्थितियां बदल गई, तो वो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाया करती है। इसलिए मैं उसको मानता हूं कि जब कभी भी वर्गोत्तम नवमांश की कुंडली आती है तो थोड़ा सा साझेदारी में चुनौतियां आती हैं। ठीक है, नेचुरली आती है। आपके केस में क्या हो रहा है, आपके केस में देखिए शनि जो कि सप्तम का स्वामी होना है, वो नवमांश में 12th हाउस में अपने से छठे जाके बैठ गए, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी। ठीक है, दूसरा कि राहु केतु एक्सिस आ गई है फर्स्ट और आपके 7th हाउस के ऊपर, इसका मतलब है कि जहां भी शादी होनी होगी वो एक तरीके का कार्मिक रिलेशन होगा जो कि आपकी मैरिज करा पाएगा। ठीक, शनि का ये फॉर्मेशन थोड़ा सा शत्रु भावनाओं के साथ काम करता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव साइन क्या है, चंद्रमा गुरु और बुध इनका एक साथ आ जाना 2nd हाउस में, ये धन देने के लिए आफ्टर मैरिज थोड़ा सा पॉजिटिव प्रयास होगा। शनि 8th का लॉर्ड होकर 12th में बैठे तो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनाता है, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरी बात है कि आपके नवमांश में सूर्य का और गुरु का परिवर्तन है, यानी कि ये एक पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है मनी मैटर्स पे, लेकिन रिलेशन मैटर्स के ऊपर थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसे स्थिति में जब सूर्य चंद्रमा के पास चले जाएंगे तो अमावस्या जैसा हाल होगा, और किस्मत में गुरु खुद आके बैठेंगे तो किस्मत को चमकाने का प्रयास करेंगे। मैरिज के लिए जहां तक आपकी सिचुएशन है उसमें अभी काफी आपको टाइम लग सकता है, तकरीबन तकरीबन 2-2.5 साल का। और इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो बुध जो है उनमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, बुध आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ ही साथ ये आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे कि मैं इस स्टोन को सजेस्ट करूं। हाँ, अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हो तभी यूज करिएगा, अन्यथा कोई भी ऐसे उपाय की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज कि इस समय जो दशाएं आपके ऊपर काम कर रही हैं नॉर्मल, उसमें वो है गुरु की महादशा। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, जन्म तारा आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम देखें तो आपकी जो दशा है वो है आपके ऊपर गुरु की महादशा, और गुरु की महादशा में इस समय आप जो चल रहे हो वो है आपके बुध की अंतरदशा। ये 2 दशाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन भाग्योदय इसमें हो सकता है। इसीलिए मैरिटल रिलेशंस को थोड़ा सा एक साइड रखते हुए अगर आप दूर हट के प्रयास कर लेते हो तो फिर, क्योंकि ये बुध किस्मत में बैठा हुआ है, नॉर्मल मंत्र उपाय करते हुए भी किस्मत का सपोर्ट आपको कर सकता है। दूर हट के राइज करने के लिए आपके पास 2023 तक का एक काफी अच्छा समय कहा जा सकता है। जहां तक मैरिज को लेकर आपका है तो उसमें तकरीबन तकरीबन अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है 23 से 25 तक। धन्यवाद।